Hello. हेलो। Yes, sir, we can start. ओके। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज हिरेन और मैं श्री सोसाइटी की तरफ से इस लाइव वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो वेबिनार है ये अरेंज किया जा रहा है श्री सोसाइटी के द्वारा और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। आज नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस नवाचार के बारे में बात करने जा रहे हैं उस नवाचार का नाम है पर्यावरण संरक्षण। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है और इसीलिए शिक्षक ने हमारे ये नवाचार दिया और इसको इनोवेटिव बुकलेट में शामिल किया गया। पर्यावरण संरक्षण नाम से ही समझ में आता है कि पर्यावरण का संरक्षण। हम सब जब से ये धरती स्टार्ट हुई, हम सबका जीवन प्रारंभ हुआ, मानव जीवन प्रारंभ हुआ इस धरती पे, तब से ही धरती को हम इंग्लिश में बोले तो मदर अर्थ या हिंदी में धरती माँ बोलते आ रहे हैं। हमने खूब इसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायी होती है। शायद अपनी प्रकृति के साथ भी हमने यही किया। हम लगातार दोहन करते चले गए प्राकृतिक संसाधनों का और जिसका नतीजा हम सबको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जिस तरीके से आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि इसका बहुत सारा नुकसान पड़ा है और बहुत सारा नुकसान हुआ। और अगर ऐसे ही चलता रहा, इसी तरीके से निरंतर चलता रहा, तो एक टाइम आएगा जब पृथ्वी में जीवन जीना भी दुश्वार हो जाए। इसी कारण से हमारे इनोवेटिव आइडिया ने एक नवाचार दिया, एक केस स्टडी बनाई जिसके अंदर मैं आपके साथ आज 4 इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस करूंगा, 4 नवाचार डिस्कस करूंगा। उस केस स्टडी का नाम है पर्यावरण संरक्षण। हम कई बार प्रकृति के महत्व को शायद इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि इन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हम नल खुला छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि पानी तो मुफ्त का आता है और इस कारण से हम उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। परंतु अगर उसकी कोई कीमत हमें चुकानी पड़े तो निश्चित तौर पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और उसे बचाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी हम यही करते हैं। हम उनके संरक्षण नहीं करते हैं ये जानते हुए भी कि पेड़ पौधों से ही हमें जीवन प्राप्त होता है, चाहे तो वो खाने की बात हो, फल फूल हो, सब्जियां हो, अन्न हो और सबसे जरूरी ऑक्सीजन हो। और तो और सच्चाई तो ये है कि दूसरी बहुत जरूरी चीज ऑक्सीजन के अलावा जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी। अगर पौधे या पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो हमें पानी भी प्राप्त नहीं होगा। तो हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण हम सबके लिए कितना जरूरी है और इसी वजह से हमारे एडुकेटर्स, हमारे इनोवेटर्स, हमारे इनोवेटिव टीचर्स ने एक केस स्टडी दी जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। नवाचार की हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे उन नवाचारों पर डिस्कशन करूं, उससे पहले मेरा एक अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है इस नवाचार से रिलेटेड या ZII प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर आप जानना चाहते हैं मुझसे कि किस तरीके से आप इनोवेटिव आइडियाज अपने सबमिट कर सकते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से आप नेशनल लेवल पे पुरस्कृत किया जा सकता है, या कोई भी नवाचार संबंधित कोई जानकारी आप देना चाहते हैं या फिर कोई आइडियाज आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नवाचार अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप मुझसे डिस्कस करें, अगर आप चाहते हैं कि देश भर के शिक्षक आपको सुने, आपके इनोवेटिव आइडियाज को सराहें, अगर आप देश भर तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आपको मैं टाइम दूंगा इस वेबिनार के अंत पे, जहां पे आप मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं या कोई जिज्ञासा है तो उसके लिए कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा कि आपको उसका उत्तर दूं। आइए नवाचार की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी केस स्टडी है पर्यावरण संरक्षण, उसमें मैं पहला नवाचार आपसे डिस्कस करूंगा जिसका नाम है हरियाली क्लब।
हरियाली क्लब नाम से ही समझ में आता है कि एक ऐसा क्लब जो हरियाली का पार्ट पढ़ाए। हरियाली मतलब प्रकृति, पेड़ पौधों के संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, तो पर्यावरण के महत्व को समझाए। हरियाली क्लब में शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, ऐसे बच्चों को के ग्रुप जो कि इस नवाचार में सम्मिलित हो सके और पर्यावरण के लिए जागरूक हो, या पर्यावरण के प्रति उनके अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं। यूजुअली इसको हम कर सकते हैं 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। फिर हर क्लास से 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। सारे बच्चों के मध्य शिक्षक एक सभा करते हैं, उस असेंबली और उस सभा के दौरान शिक्षक पर्यावरण के महत्व को समझाते हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व है और क्यों पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बच्चों को सारी जानकारी दी जाती है कि पर्यावरण का महत्व क्या है। इसके अलावा शिक्षक एक ऐसी जगह का चुनाव करते हैं, हो सकता है वो विद्यालय प्रांगण में ही हो, विद्यालय के कैंपस, स्कूल के कैंपस में ही हो। अगर स्कूल के कैंपस पे इतनी जगह अवेलेबल नहीं है तो एक ऐसी जगह का चुनाव कर सकते हैं जो खाली हो और विद्यालय के नजदीक हो, और उस जगह पे शिक्षक बच्चों के साथ जाकर के इन नवाचारों का बच्चों के साथ जाकर के पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि शिक्षक बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, बच्चों को अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ बच्चों को यह काम दे दिया गया कि आप गड्ढे खोदेंगे पौधे लगाने के लिए, और कुछ बच्चों को उन पौधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब शिक्षक कम्युनिटी के मेंबर या समुदाय के लोगों से भी संपर्क करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो पौधे या बीज उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ जो सरकारी कृषि फार्म होते हैं वहां से भी मुफ्त में पौधे और बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा गांव के व्यक्तियों से ही, समुदाय के व्यक्तियों से ही खाद, जो कि ऑर्गेनिक खाद है वो या जैविक खाद है, वो प्राप्त की जा सकती है। हम जानते हैं कि गांव आदि में विशेष तौर पे घर घर में लोग खाद बनाते हैं और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये दूसरा तरीका है कि शिक्षक बच्चों को ही बताएं कि किस तरीके से खाद बनाई जाती है, और क्योंकि हम जानते हैं कि स्कूल में कई सारे वेस्ट निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल की छीलें हो गई, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, बच्चे जो खाना छोड़ते हैं वो हो गया, कागज हो गए, इन सब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बड़े आसानी से खाद बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल दिन का चुनाव किया जाता है, खास तौर पे ये जो सीजन अभी चल रहा है मानसून का सीजन, इस मौसम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस दौरान पौधे बड़ी आसानी से लगते हैं और बच्चों को ले जाकर टीचर उन बच्चों से पौधे लगवाते हैं। अब बच्चों से जब पौधे लगवाए जाते हैं तो हर ग्रुप का नाम भी डिसाइड किया जाता है कि किस बच्चे ने कौन से पौधे या किस ग्रुप ने कौन से पौधे लगाए। उस पौधे के साथ उसका कॉमन नाम, उसका बोटॉनिकल नाम, उसके बायोलॉजिकल गुण इत्यादि सारी चीजें उस पे नेम प्लेट के साथ लगा दी जाती हैं बच्चों द्वारा, जिससे बच्चे देख करके भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में सीखें और जानें। इसके अतिरिक्त बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन पौधों में निरंतर पानी दें। आप चाहें तो झाड़ आदि भी इन पौधों के चारों साइड लगा सकते हैं, जिससे कोई जानवर या कोई मवेशी इन पौधों को ना खा पाए। अब इसके अलावा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को ग्रीन मार्क्स भी दिए जाते हैं। ग्रीन मार्क्स का मतलब होता है कि बच्चों ने किस प्रकार से काम किया, कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण के साथ काम किया, किस बच्चे के पेड़ में कितनी ग्रोथ आई, किस बच्चे ने कितना पौधे पे ध्यान दिया, ये मार्क्स ग्रीन मार्क्स के तौर पे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पे दिए जा सकते हैं। इससे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि अप्रिसिएशन हर किसी को पसंद होता है। जब बच्चे अप्रिशिएट होते हैं, उन्हें इसके मार्क्स मिलते हैं तो और प्रयास करते हैं
कि वो अपने पौधे का बेहतर से बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें, जिससे उनको मार्क्स भी मिले। तो ये है नवाचार हरियाली क्लब। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ। मुझे लगता है कि हरियाली क्लब आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि इसको आप बेशक अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें कोई भी अधिक आपको लागत नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है, और साथ ही साथ हम सब मिलकर के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहतर कदम उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले नवाचार की तरफ, जिसका नाम है वर्ड्स कंजर्वेशन, मतलब पक्षियों का संरक्षण। क्यों आवश्यक है, इसका बहुत छोटा और लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। अभी आपने पिछले महीने, बल्कि 2-3 महीनों से जब कोरोना आया, कोविड-19, उसके बाद से आपने एक न्यूज और बहुत ज्यादा सुनी होगी न्यूज में कवर होते हुए। अक्सर ही आपने न्यूज चैनल्स में से सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और वो है टिड्डियों का हमला, टिड्डी दल का हमला। विशेष तौर पे अगर आप राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपने टिड्डी दल का हमला देखा सुना होगा, या शायद आपने टिड्डियों को हमला करते हुए देखा भी होगा। हजारों आदमियों का खाना टिड्डी दल एक दिन में खा जाते हैं। तो अब बहुत बड़ी समस्या, और अगर मैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में तो हर साल टिड्डियों के हमले से बहुत सारा अन्न खराब जाता है। अब हो सकता है एक प्रश्न आपके मन में आए, या मेरी भी जो उम्र है, अभी तक मैंने इससे पहले 2-3 साल पहले ही मैंने, या 4 साल पहले टिड्डी दल के हमले के बारे में पढ़ा था पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में, और कभी कभार राजस्थान में मैंने पढ़ा था कि वहां पर टिड्डी दल का हमला होता है। उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरीके से कभी नहीं सुना होगा कि टिड्डी दल का ऐसा कभी हमला होता है। जानते हैं उसका कारण क्या था? क्यों नहीं सुना था आपने या मैंने? उसका कारण ये है कि तब बहुत सारे ऐसे पक्षी हुआ करते थे जो इन कीड़े मकोड़ों को खा जाते थे, और जब ये पक्षी इन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो इनकी तादाद, इन कीड़े मकोड़ों की संख्या इतनी नहीं बढ़ पाती कि ये इस तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाए। और उन पक्षियों में एक पक्षी का नाम मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, और वो है गोरैया, स्पैरो। हम सब ने देखा होगा कि छोटी सी, इतनी छोटी सी चिड़िया, आज वो गोरैया हमें कहीं देखने को भी नहीं मिलती। ऐसे ही मैना नहीं दिखेगी, बहुत जगह कौवे नहीं दिखते, तोते भी बहुत कम हो गए हैं तादाद में। हर किसी का प्रकृति में कोई ना कोई महत्व जरूर है, और इसीलिए उस जीव का जन्म हुआ है। अब चाहे वो सांप हो या कोई पशु पक्षी हो, हर किसी का अपना एक महत्व है। अगर उस चेन को हम तोड़ देते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। यही हमारे साथ हुआ। गोरैया खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि धीरे धीरे शहर बसते चले गए, पेड़ कटते चले गए, पेड़ लगाने की किसी ने सोची नहीं, बिल्डिंग्स बनती चली गई। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से में फिर फायदा तो बेहद हुआ, लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में हमने पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में सोचा, जिससे बहुत सारे जो पक्षी हैं ये भी खत्म हो गए। तो इसीलिए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है वर्ड कंजर्वेशन। वर्ड कंजर्वेशन मतलब पक्षियों का संरक्षण, जो कि बहुत जरूरी है। वर्ड कंजर्वेशन में किस तरीके से किया जा सकता है पक्षियों का संरक्षण, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि पक्षियों का संरक्षण आखिर जरूरी क्यों। अब किस तरीके से कर सकते हैं, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले जरूरी है बच्चों को बताना कि पक्षियों का संरक्षण जरूरी क्यों है। और बच्चों को पक्षियों में इंटरेस्ट भी बहुत होता है, रंग बिरंगे पक्षी देखने में, उड़ता हुआ देखने में बच्चे बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं।
तो बच्चों को टीचर एक ऐसे दिन का चुनाव करते हैं जिस दिन बच्चों को आसपास के एरिया पे बागीचे पे ले जाया जा सकता है, जहाँ पे बच्चों को विभिन्न पक्षियों को देखने का मौका मिलता है। बच्चों को शिक्षक बोलते हैं कि आप पेड़ों पे देखो कि पक्षी कहाँ पे हैं, उनकी आवाज सुनो, आवाज से आप पता लगा सकते हो कि पक्षी कहाँ पे है या कहाँ से बोल रहा है, और आप उन्हें पहचानने की कोशिश करो। और पक्षियों के महत्व को समझाने के बाद मैं क्षमा चाहूँगा, किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था और हमारा जो लाइव था वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम बात कर रहे थे नवाचारों की, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि पक्षियों के संरक्षण के लिए, और इसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से पक्षियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। और इसमें शिक्षक सबसे पहले बच्चों को बताते हैं कि का कंजर्वेशन या पक्षियों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। और इस पक्षियों के संरक्षण में
वो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों हम सबका घर है, आपको नहीं लगता कि पक्षियों का भी घर होना चाहिए? पर अगर पक्षियों का घर होना चाहिए तो क्यों ना हम सब मिल करके पक्षियों के लिए घर बनाएं, जिससे पक्षी आकर के उसके घर में रहें, और इसको बर्ड हाउस या पक्षी घर का नाम देते हैं। इस पक्षी घर में कब निर्माण किस तरीके से हो सकता है, आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। इसके लिए पुराने घड़े या कार्डबोर्ड या लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लकड़ी के बॉक्स आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनके इस्तेमाल से बच्चों को घर बनाने के लिए स्क्वायर बॉक्स टीचर बनाते हैं, और बच्चों को बोलते हैं कि आप इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाइए, और बच्चों को ये भी बताया जाता है कि आप किस तरीके से इन स्क्वायर बॉक्सेस को सजा सकते हैं। बच्चे उन स्क्वायर बॉक्सेस को सजाते हैं, अपना नाम भी उस पे लिखते हैं, साथ ही साथ हर पक्षी घर का एक नाम दिया जाता है। चाहे तो इस तरीके से दे सकते हैं, पक्षी घर मतलब PG1, PG2, PG3 और आगे बढ़ते हुए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे दाने आदि की विशेष दाने आदि का विशेष अरेंजमेंट हो। तो जिसको चुग्गा बोलते हैं, पक्षियों के लिए चुग्गा रखा जा सकता है। इसके साथ ही इनलेट और आउटलेट मतलब आने जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पक्षी आ और जा सके पक्षी घरों से बाहर। और इन पक्षी घरों का इस्तेमाल पक्षी अपने अंडे देने के लिए, आराम करने के लिए, सोने के लिए कर सकें। बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है कि इन पक्षी घरों के पास पानी की जरूर आवश्यकता हो और पक्षियों के लिए दाने की आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चे इन पक्षी घरों को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ टीचर ने कहा कि सर हमने एक और चीज इसमें ऐड की, और वो नाम दिया हमने बर्ड्स रेस्टोरेंट, मतलब पक्षियों का रेस्टोरेंट। अब पक्षियों का रेस्टोरेंट क्यों? टीचर ने कहा सर अलग अलग पक्षियों का खाना अलग अलग होता है, अलग अलग पक्षी अलग अलग चुगे खाते हैं, अलग अलग प्रकार के दाने खाते हैं, तो क्यों ना अलग अलग पक्षियों के लिए अलग अलग दाने बनाए जाएं। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में अलग अलग प्रकार की डिशेस होती हैं, ऐसे क्यों ना पक्षियों के लिए भी अलग अलग डिशेस बना दें और या अलग अलग दाने रख दें। हम जैसे रेस्टोरेंट में अपनी पसंद के अनुसार खाते हैं, ऐसे पक्षी भी अपने पसंद के अनुसार का चुग्गा खा सके। और इसी के साथ पक्षियों के लिए विभिन्न प्रकार के दाने रखे जाते हैं उस बर्ड्स रेस्टोरेंट में, जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK नाम दिया जा सकता है। और पक्षी आते हैं, सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है और हर सीढ़ी पे पक्षियों के लिए खाना अलग अलग प्रकार का रख दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, पक्षी आता है, अपने पसंद का खाना खाते हैं और पक्षी उड़ जाता है। तो बड़ी आसानी से बच्चे अब विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जानने लगते हैं, उनका लगाव पक्षियों के प्रति बढ़ता है, साथ ही साथ प्रकृति के प्रति, प्रकृति संरक्षण की जो जिम्मेदारी होती है वो भी उनके अंदर आती है, और निश्चित तौर पे इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते या जानते हैं। अगले नवाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो नवाचार है वो है हमारा विद्यालय में कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट इन स्कूल। हम सब जानते हैं कि वेस्ट जो है बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है हमारे, ना कि देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। कई सारी योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं कि किस प्रकार से इस कचरे से निदान पाया जा सके या छुटकारा पाया जा सके। तो वेस्ट मैनेजमेंट इन स्कूल की अगर हम बात करें, क्यों वेस्ट मैनेजमेंट इन स्कूल आया, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो हमारे देश में बहुत सारी नदियों का पानी ऐसा है जो पीने के लायक भी नहीं। उन नदियों में देश की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना जैसी नदियां भी शामिल। क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण है जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे निकलने वाला कचरा या वेस्ट, जो कि सीधे तौर पर इन नदियों से मिलता है, और जब वो कचरा इन नदियों से मिलता है तो इन नदियों को दूषित करता है। टीचर ने कहा कि सर हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से कचरा प्रबंधन किया जा सकता है या वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, और किस तरीके से जो वेस्ट है उसको कम किया जा सकता है और धरती को, पृथ्वी को और बेहतर बनाया जा सकता है रहने के लिए। इसमें सबसे जरूरी तरीका होता है कि बच्चों को समझाना कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कचरे कौन कौन से होते हैं। उन्हें गीला कचरा, सूखा कचरा को अलग रखने के बारे में बताया जा सकता है। उन्हें
जो वेस्ट निकलता है, जो डिग्रेड नहीं होता है, जो सड़ता नहीं है, उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए डिफरेंट स्टेप्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। विद्यालय में कई प्रकार से सॉलिड कचरा निकलता है या कूड़ा निकलता है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में टीचर बच्चों को बताते हैं। सॉलिड वेस्ट कौन-कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के तौर पे चॉक के टुकड़े, क्लासरूम की अगर हम बात करें तो चॉक के टुकड़े हो गए, इसके अलावा कागज हो गए, किताबों के गत्ते हो गए, ये वेस्ट, बच्चों के टिफिन का खाना हो गया, तो ये सॉलिड वेस्ट होता है जो कि क्लास के अंदर से निकलता है। अगर हम मिड डे मील वाले किचन की बात करें तो उस किचन से सब्जियों की छीलन हो गई, खाना पैक करने के लिए कागज हो गया, ये ऐसा कचरा है जो निकलता है, और बचा हुआ खाना। इसके अलावा हम स्कूल प्रांगण की बात करें तो पत्तियां हो गई पेड़ों से गिरने वाली, जो कि काफी हद तक कचरे के रूप में जमीन में फेंकी पड़ी रहती हैं, जब पत्तियों से, जब पेड़ों से वो पत्तियां झड़ते हैं। इनका इस्तेमाल शिक्षक बताते हैं कि ये जो सारा कचरा निकल रहा है ये डिग्रेडेबल वेस्ट है। डिग्रेडेबल वेस्ट है मतलब इसको कंपोस्ट किया जा सकता है, इसको सड़ाया जा सकता है या ये गल जाता है और इनसे बड़ी आसानी से खाद बनाई जा सकती है। इसके लिए बच्चों की मदद ली जाती है और बच्चों से ही गड्ढे बनवाए जाते हैं, शिक्षक स्वयं इसमें आगे बढ़ता है और उसके लिए इन पौधों को किस प्रकार से वर्मी कंपोस्टिंग करनी है या इनसे खाद बनानी है इन वेस्ट से, ये बात भी बच्चों को शिक्षक द्वारा बताई जाती है। तो पहला इन तरीका जानते हैं हम कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से इनसे खाद बनाता है। वर्मी कंपोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कचुए की मदद से बनाया जाता है। इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा आप किसी भी साइज का खोद सकते हैं, 3x3, 4x4, 4x6 या कुछ भी। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्री प्रिपरेशन, जिसमें उस जो वेस्ट रहता है, जो कचरा रहता है, उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, जहां 10-15 दिन के लिए उसे ऐसे रहने दिया जाता है, जहां वो स्वयं से सड़ता है। जब वो सड़ जाता है तो उसको एक दूसरे गड्ढे में डालते हैं, जहां पे गोबर और कचुए आदि डाला जाता है और कुछ समय बाद वो अपने आप चूहों सॉरी अर्थवॉर्म्स के द्वारा, कछुओं के द्वारा सड़ा दिया जाता है और ये केमिकल फ्री खाद होती है, जो कि बहुत लाभकारी होती है किसी भी पौधे के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है सिंपल कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में कचुओं का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल कंपोस्टिंग में कचुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक गड्ढे में कचरा डाला जाता है और 40 से 45 दिन के अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर कई बार ये कचरा धीरे धीरे स्वयं से सड़ता है, गलता है और ये खाद के रूप में सामने आता है। तो जो दूसरा तरीका है वो है सिंपल कंपोस्टिंग। इसके अलावा कचरा प्रबंधन किस तरीके से सिखाया जा सकता है, तो तीसरा है पेपर रिसाइकलिंग। पेपर रिसाइकलिंग किस तरीके से की जा सकती है, इसके लिए गत्ते को, जो भी कचरा निकला, जो भी कागज है, क्योंकि अक्सर लिखने के बाद उस कागज का कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होता, तो शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और पेपर रिसाइकलिंग के लिए पेपर इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो यूज न्यूज़पेपर हो, क्लासरूम से निकला हुआ पेपर हो या बच्चों की पुरानी कॉपियां हो। उनको गर्म पानी में उबाला जाता है, उबालने के बाद उसको मैश कर लिया जाता है, गूंथ लिया जाता है और गूंथने के बाद उनसे बहुत सारी आकृति बच्चे स्वयं ही बना सकते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। तो पेपर रिसाइकलिंग इस तरीके से भी की जा सकती है। अगला है रूलर, जो कॉपी आती है उसका इस्तेमाल कम करना। अगर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूं तो रूलर कॉपी में आपने देखा होगा कि ऊपर कुछ इतनी जगह होती है डेट आदि के लिए और बीच में लाइंस होती हैं, फिर नीचे जगह छुट्टी होती है। आपको पता है एक कॉपी में कितनी जगह वो स्पेस लेता है? वो स्पेस लेता है 27.2%। मतलब अगर आप कोई कॉपी खरीदते हैं तो लगभग आपका 72 से 73% ही आप इस्तेमाल करते हैं और लगभग 27% हिस्सा
वेस्ट चला जाता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आप किस प्रकार से उन कॉपीज का इस्तेमाल कीजिए, उन कॉपियों का इस्तेमाल कीजिए जो प्लेन हो, जिसमें पार्टीशन या रूलर ना हो, क्योंकि जब रूलर नहीं रहेगी तो आप ऊपर से नीचे की थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं और पूरी कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जो 27% कॉपी के हिस्से का मिसयूज होता था, अब शायद 2% ही होगा, बाकी 25% का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो आपने रूलर कॉपी को अगर अवॉइड कर लिया तो आपने बहुत हद तक पेड़ों को कटने से बचा लिया। और उन पेड़ों के कटने से जब पेपर बनता है तो टन्स ऑफ वाटर लगता है, तो उस पानी को भी आपने वेस्ट होने से बचा लिया। अगला आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ा खतरा प्रकृति के लिए या प्रकृति के संरक्षण का सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को लाखों साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में, कंपोस्ट होने में, गलने में, तो आसानी से गलता नहीं है। तो टीचर ने कहा कि हम सबसे पहले सर बच्चों को से और हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, कम्युनिटी के मेंबर जो समुदाय के लोग हैं उनसे भी शपथ दिलाई जाती है कि आप या हम प्लास्टिक का मिनिमल इस्तेमाल करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जहां भी जरूरत होगी प्लास्टिक की बहुत जरूरत होगी वहीं इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाजार जाएंगे कुछ लेने तो हम झोले लेकर के जाएंगे और वहीं उसी में झोले में सब्जी या दूध या जो भी राशन लेके आएंगे, हम अलग से पन्नियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ प्लास्टिक के जो वेस्ट है उसको बचाने के लिए एक दूसरा तरीका ये किया जा सकता है कि जो बॉटल्स है, बॉटल का इस्तेमाल किया जा सकता है वर्टिकल गार्डन्स बनाने। उन बॉटल्स को, कोल्ड ड्रिंक की, तेल आदि की बॉटल को काट करके और उनमें मिट्टी डाल करके उनमें बड़ी आसानी से सुंदर से पौधे लगाए जा सकते हैं। तो वो सही तरीका हो जाता है प्लास्टिक की बॉटल्स का मैनेज करने में और उन्हें इस्तेमाल करने में। इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला नवाचार जो आता है वो है इको क्लब। क्या है इको क्लब? आइए इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। इको क्लब एक ऐसा क्लब है जो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का समूह है, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा बनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण है। जो कार्य करता है कि किस प्रकार से प्रकृति को संरक्षित किया जा सकता है, धरती को संरक्षित किया जा सकता है, पेड़ पौधे पशु जीव जंतुओं को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है और उनकी क्षति होने से किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला है और पॉइंट है वो है रेन वॉक। शिक्षक पहले सारे बच्चों को समझाते हैं कि प्रकृति का महत्व क्या है, पानी का महत्व क्या है, पशु पक्षियों जीवों का महत्व क्या है, हमें क्यों प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, क्यों अपने वातावरण को बेहतर बनाने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ जब बच्चों को ये बातें समझ में आती हैं तो टीचर बच्चों को रेन वॉक के लिए ले जाते हैं। रेन वॉक में ले जाने का मतलब है कि बच्चों को दिखाते हैं विभिन्न जगहों को, आसपास जो झरने हो गए, हिल टॉप हो गए, ऐसी जगह बच्चों को दिखाई जाती हैं। उन्हें समझाया जाता है कि बारिश का महत्व क्या है और बारिश तभी होगी जब पौधे होंगे, अगर पौधे होंगे नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो हम सबका जीवन, सभी पेड़ पौधों का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन इस धरती में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ही, शायद सबसे बड़ा कारण ही इस धरती में जीवन संभव हो पाने का यही है कि इस ग्रह में पानी की उपलब्धता है। तो पहला हो गया रेन वॉक। इसके बाद आता है वन स्कूल वन ग्रुप। शिक्षक एक ऐसी जगह का चुनाव करते हैं समुदाय की सहायता से जो खाली पड़ी हुई है, उस जगह का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक बच्चों को प्रमोट करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि ऐसी जगह पे चल करके बच्चे शिक्षक के साथ पौधे लगाएं। पौधे नजदीकी कृषि फार्म से या समुदाय की सहायता से बीज और पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और शिक्षक कहते हैं कि हमारे स्कूल का एरिया है, इस स्कूल में कई एरिया को, हमारा एरिया ये
हम सब मिल करके आओ इसको बहुत सुंदर से एक बागीचे के रूप में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, वो फलदार पौधे भी हो सकते हैं, फलदार पेड़ हो सकते हैं, सुंदर फूल हो सकते हैं, या कोई मेडिसिनल या आयुर्वेदिक पौधे हो सकते हैं, ये सारे ही लगाए जा सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी होती है। अगर कोई बच्चा इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो बड़ी आसानी से उसको एक करियर ऑप्शन मिल जाता है। बच्चों को कई सारे फल यहाँ से धीरे-धीरे प्राप्त होने लगते हैं। खेलने के लिए भी बच्चों को एक बेहतर स्थान बन जाता है। और जब बागीचा है तो निश्चित सी बात है वहाँ बहुत सारे पक्षियों का जमावड़ा अपने आप होने लगता है। इसके बाद आता है जीवन जलम। जीवन जलम एक नवाचार है, जिसका मतलब है जल ही जीवन है। इसके तहत एक ऐसी जगह का शिक्षक चुनाव करते हैं जहां पे पानी को संरक्षित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल तालाब आदि हो गए, और उन तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण की जिम्मेदारी बच्चों और स्कूल की होती है। शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर इस जगह को और सुंदर बनाने में, इसके सौंदर्यीकरण में, और किस तरीके से इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके, इसके लिए भी सहायता करते हैं, जिससे वाटर कंजर्वेशन जो है उसको किया जा सके। हम सब जानते हैं कि गांव में पहले कुएं वगैरह होते थे, अब शायद कुएं वगैरह इतने नहीं रह गए हैं। उसका कारण ये है कि पानी का स्तर का लगातार नीचे जाते जाना, और जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जाते जाएगा वैसे वैसे पानी की कमी हम सब के लिए होती जाएगी और वो मुश्किल पैदा करती जाएगी। तो जीवन जलम में एक ऐसी जगह का चुनाव किया जा सकता है, कोई तालाब वगैरह का, जैसे गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी स्कूल की होती है और स्कूल उसको सुंदर और सुंदर बनाने का प्रयास करता है। आइए इसी में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट इस पे हम डिस्कस करेंगे, बैक टू इंक पेन। हम सब ने स्कूल टाइम में इंक पेन का इस्तेमाल किया होगा। टीचर ने कहा सर हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो वापस से इंक पेन के इस्तेमाल की तरफ जाएं और इंक पेन का इस्तेमाल करें। क्यों इंक पेन का इस्तेमाल करें? वो इसलिए क्योंकि अगर आप वॉल पेन देखेंगे तो वॉल पेन में हम अक्सर क्या करते हैं कि लिखने के बाद जैसे ही रिफिल खत्म होती है पेन फेंक देते हैं। और आजकल अक्सर वो 2, ढाई, 3 रुपए वाले पेन आते हैं जो कि सिंगल यूज के लिए होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए, उनमें रिफिल बदलने का भी ऑप्शन नहीं होता और आप उनको फेंक दीजिए। अब आप सोचिए अगर एक स्कूल में पहली से 12वीं तक में 1000 बच्चे और 1000 बच्चे इस तरीके के पेन हर दूसरे तीसरे दिन फेंक रहे हैं, तो कितना बड़ा प्लास्टिक का कचरा एकत्रित हो रहा है, उन पेन से कितना बड़ा कचरा एकत्रित हो रहा है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को इंक पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब इंक पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पेन को फेंकते नहीं है, आप उसमें इंक डालते हैं और उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर वॉल पेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नया पेन ना खरीदें, ऐसे पेन खरीदें जिसमें आप रिफिल डाल सकते हैं और फिर उसमें रिफिल डाल। फिर भी कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि उसमें भी रिफिल प्लास्टिक के रूप में, वेस्ट के रूप में जाता है। बच्चों को हम प्रोत्साहित यही करते हैं कि आप जितना संभव हो इंक पेन का इस्तेमाल करें, उससे आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी और आप प्रकृति के संरक्षण में अपना एक अमूल्य कदम भी उठा पाए। इसके बाद अगला आता है ग्रीन मैगजीन। ग्रीन मैगजीन क्या है? ग्रीन मैगजीन एक ऐसी मैगजीन है, एक ऐसी बुकलेट है जिसमें प्रकृति से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें दी जाती है, जो कि बच्चों द्वारा एक सुंदर रूप से सजाई जाती है, बनाई जाती है। उसमें कई प्रकार के जानवरों की चित्र भी बच्चों द्वारा बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों के चित्र बच्चों द्वारा बनाए जाते हैं। बच्चे ड्राइंग सीखते हैं और जिन बच्चों की सुंदर ड्राइंग्स होती हैं उन ड्राइंग्स को इस ग्रीन मैगजीन में लिखा जाता है या डाला जाता है, छापा जाता है और इसको विद्यालय के नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है और इसको बच्चों को दिया जाता है कि वो पढ़ें। और कई सारी जानकारी इसमें, फॉर एग्जांपल कॉमन नेम हो गए, बोटोनिकल नेम हो गए, आसपास पाए जाने वाले विभिन्न पशु पक्षी हो गए, उनके बारे में जानकारी, और किसी राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है,
विभिन्न राज्यों के राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, ऐसे ही हमारे देश के राजकीय पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है और फूल कौन सा है, विभिन्न जानकारी उस ग्रीन मैगजीन में दी जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे प्रकृति के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का नाम भी स्टार ऑफ द मंथ के रूप में उसमें दिया जाता है। तो ये हो गया ग्रीन मैगजीन। इसके बाद आता है वन क्लास वन ट्री। टीचर बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, हर क्लास की जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम एक पौधा लगाए और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ये पौधा आपकी क्लास का है, आपका नेम प्लेट लिखा जाएगा, क्लास फॉर एग्जाम्पल क्लास 5 का ये पौधा है और अब क्लास 5 की जिम्मेदारी है कि वो उस पौधे की देख रेख करें, उसको पानी दें, उसको बाढ़ आदि के माध्यम से बचाएं जिससे कोई पशु या जानवर उसको ना खा सके, ना चढ़ सके। ऐसे ही हर क्लास का अपना एक पौधा होता है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह उस पौधे का देखरेख करे। अब जब क्लास के नाम पे एक पौधा रख दिया गया तो अब वो क्लास पूरी कोशिश करती है कि हमारा जो पौधा है दूसरी क्लासेस से बेहतर हो, बड़ा हो, ज्यादा पुष्ट हो, ज्यादा मजबूत हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा शाखाएं आए। इसके बाद इसी में जो आखिरी है वो है बटरफ्लाई गार्डन। हम सब जानते हैं कि तितलियां सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होती, सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देती। तितलियों का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल ये है कि वो जो पौधों पे बैठती हैं तो उनके पंखों पे, उनके पैरों पे पोलन ग्रेन लग जाता है और जब वो दूसरे पौधे में, दूसरे फूल में बैठती हैं तो नया पौधा बनता है या सीड्स बनता है और इसी कारण से बहुत सारे पौधे होते हैं जब वो बीज बनते हैं और अगर तितलियां नहीं बैठेंगी तो पौधों में बीज नहीं आएंगे। तो तितलियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और तितली, हम सबको पता है कि तितलियां कितनी खूबसूरत होती हैं, कितनी पसंद होती हैं। तो एक बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाता है बच्चों की मदद से, जहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि हर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूल लगाए जाएं और तितलियां जब उन फूल पर आकर के बैठती हैं तो वो पोलन ग्रेन उनके पैरों पे लगते हैं, उनके पंख में लगते हैं और वो दूसरी जगह जहां भी जाती हैं, दूसरे पौधे, दूसरे फूल पे बैठती हैं तो वहां पे एक नए बीज बनता है और उन्हीं बीजों की सहायता से हम सब जानते हैं कि पौधे लगते हैं। तो ये है प्रकृति संरक्षण से रिलेटेड कुछ नवाचार जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे आज के इस वेबिनार में। मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जो हम सब की जिम्मेदारी अपनी इस धरती माँ, इस मदर अर्थ के प्रति, और पूरी धरती हमारा परिवार है, हमारा घर है और जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सुथरा और बेहतर रखते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकृति को भी, इस धरती को भी, हमारे इस ग्रह को भी हम सुंदर और सुंदर रखने की कोशिश करें। और यकीन मानिए, जल है तभी जीवन है, पौधे तभी जीवन है। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो यह ग्रह भी जीने लायक नहीं बचेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इन नवाचारों को जरूर अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या अगर आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे अवश्य पूछें। हाँ जी सर, मैं पुनीत मदान हूँ चंडीगढ़ से। सर, मैंने आपका ये सुना, आपने इतने अच्छे आइडियाज हमें और दिए, क्योंकि मेरे पास साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए होता है तो हमें कई प्रोजेक्ट्स, जैसे ये हमारी एग्जीबिशंस लगती हैं स्टेट लेवल पे, तो वहां पे कई प्रोजेक्ट्स करवाती रहती हूँ मैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर से। तो इट इज जस्ट बाय चांस के काफी बारी ये जो सा है प्राइज हमें मिलता है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ जो सा ये करना वो अलग अलग प्रकार से करवा देते हैं। जैसे क्योंकि आजकल एक तो घरों की जगह जो सी है, एक तो क्या कहते हैं लैंड की जगह जो सी है वो कम होने की वजह से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स ही बन रही हैं। वहाँ पे है उसके ऊपर अपनी जो सी है वो जैसे वेल्स वगैरह लगानी है या कोई प्लांट्स लगाने हैं तो वो उनपे लगा सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा कि ऊपर से जो सा हो, नीचे से टैंकियों में से पानी, क्योंकि ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स का टैंकियों का तो पानी इकट्ठा एक टैंकी में ही होता है,
तो वहां से पानी ऊपर ट्रांसफर होता है छतों पे, और वहां से वो धीरे धीरे करके बिल्डिंग के आसपास जाता है। पर बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाया जाता है कि भी उनके ऊपर पानी का इफेक्ट ना हो, क्योंकि आजकल काफी इस तरह की न्यू ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं बिल्डिंग्स की कि उनको ये इफेक्ट नहीं इतना ज्यादा हो रहा। तो ये जौन सी प्लांट्स की जौन सी है वो वॉल्स के ऊपर हम कर सकते हैं, जैसे क्रीपर्स की तरह ऊपर लगा सकते हैं इनको वॉल्स के ऊपर। फिर उसके बाद टॉप पे रूफ टॉप फार्मिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से एक तो हम रेन वाटर भी कलेक्ट कर सकते हैं और नीचे से टैंकी में से भी लेके आ सकते हैं। ऊपर जैसे अब आपने बटरफ्लाईज का बताया कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी जैसे है हम ऊपर रूफटॉप फार्मिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसके अंदर हम साथ ही साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो रिन्यू नहीं हो सकता इतनी जल्दी। अभी भी आपने ये पॉइंट का भी डिस्कस करा। तो उसकी जो सी पाइप्स वगैरह हम बना सकते हैं ताकि हर ये खेती जो सी ऊपर हमने करनी है रूफटॉप फार्मिंग की, वो हर पार्ट को जो सा फार्म का होगा वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि पानी जो सा है वो एक से दूसरे की तरफ पहुंच जाए। तो वो उसके लिए हम प्लास्टिक वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, नीचे से जब टैंकियों से ऊपर पानी जाना है रूफटॉप फार्मिंग के लिए, वहां पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये। फिर प्लास्टिक को और भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो से बायोगैस प्लांट्स वगैरह बने होते हैं। कई बार होता है कि आपकी आजकल जहां जहां पे कोई देखिए कि घर बने हुए हैं तो साथ में एक नाले जरूर होते हैं। ये आजकल तो पता ही है सभी को, क्योंकि वहां पे गंद भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो इंडिया के अंदर ही यहाँ पे एक जगह पे मैंने ये कहीं पढ़ा था कि वहां पे एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने, कॉलेज का स्टूडेंट था, तो उसने क्या करा था कि पानी जौन सा आता है ये इनको एक टैंकियों में इकट्ठा कर लेते हैं। और वो टैंकियां कहाँ से बने होते हैं, टैंकों के अंदर। और वो टैंक कौन से होते हैं कि जौन से हम इस साइज के ही होते हैं, जैसे ये डस्टबिन होते हैं हमारे लगे होते हैं स्ट्रीट्स पे। उनको नीचे से काट के वहां पे उनको लटका देता है, सिर्फ पानी उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। और साइड पे स्ट्रीट्स पे जौन से ये टी स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं या और लगे होते हैं, ये लोग उसके द्वारा धीरे धीरे करके जब सीप होके पानी ये इकट्ठा करते हैं ऊपर, तो वहां पे वो पानी इनके पास जौन सा पहुंचता है ये साफ पानी पहुंचता है। अब उसने ये ट्रीटमेंट एक स्टार्ट करके दिखाया था, एंड दैट वाज 2 years बैक। तो मैंने ये वाली पॉइंट को भी बहुत लेके मैंने ये वहां पे अपनी एग्जीबिशन में भी ये प्रोजेक्ट करा था। फिर उसके बाद प्लास्टिक को जौन सा था ये इस तरीके से दिखाया था कि ये जौन सा है आप साइड पे जौन सा अब एक नई तरह की टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी हुई है ये ऑलरेडी, कि ये सड़कें हैं वो नीचे प्लास्टिक अप्लाई करा जाता है, वहां पे लगाया जाता है। एंड दैट इज वेरी एक्सेप्टेबल थिंग। ये जो सी बाहरली कंट्रीज के अंदर भी है और इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है ये। और वहां पे जो सी सड़कें बन रही हैं वो सड़कें कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी है कि तो, वो या मैम बताएं। और फिर उसके बाद जो सा साइड पे उन्होंने लगाई हुई है, जैसे हम गंद वगैरह कोई फेंक देते हैं चलते चलते, तो वो लोग जो सा है वो गंद वहां पे फेंके हैं, तो वो क्या लगा हुआ है वहां पे, ये प्लास्टिक को ही काट के लंबी लंबी ये पाइप्स को काट के वहां पे लगाया हुआ है साइड पे, और खड़ा करा हुआ है उनको स्टैंड्स के साथ, ताकि लोग जो आते हैं वो अपना उसके अंदर ही फेंके और वहां से वो ड्रेन आउट होके अपने आप ही डस्टबिन साइड पे पड़े होते हैं, वहां पे चला जाता है खुद ही अपने आप। लोगों को अगर इतनी मेहनत नहीं करनी कि आगे जाएं पीछे जाएं वहां पे फेंकने के लिए सामान, तो वो उसके अंदर ही अपना फेंक देते हैं और वहां से स्लिप आउट होके अपने आप ही वो इस तरह से पाइप्स को उन्होंने रेनोवेट करा हुआ है। तो फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, प्लास्टिक के साथ ही जो से व्हीकल्स भी बन रहे हैं। हमने भी क्या करा इस आइडिया को लेके, हमने रबड़ के साथ जो सा हम नॉर्मल अपना पेंसिल रबड़ यूज करते हैं उसके साथ व्हीकल्स बनाए, मोटर बाइक्स बनाए उसी के साथ ही, बटन का इस्तेमाल करा, टूथपिक्स का, पेपर पिन्स का, और ये रबड़ था, और साथ में कार्स वगैरह दिखाई वहां पे। तो ये इस तरीके से जो सा है ये काफी प्लास्टिक को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं अब। तो ये चीजें मैंने काफी अब वहां पे नहीं दिखाई थी, एंड वी स्टूड फर्स्ट इन दैट कंपटीशन एट स्टेट लेवल। वाओ मैम, दैट्स रियली ग्रेट। और ऑब्वियसली अगर इस तरीके से आप
इनोवेटिव वेज का इस्तेमाल करेंगे टू कंजर्व आवर प्लैनेट और आवर मदर अर्थ, तो डेफिनेटली प्राइस तो आपको मिलेगा ही फॉर श्योर। सो आई एम ग्लैड मैम कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मदान मैम ट्रस्ट में बहुत अच्छे इनोवेटिव टेक्निक्स आपने बताई, और फॉर श्योर इन्हें हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो आपने रूफटॉप गार्डन की जो बात करी, बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया। मैंने भी वो बायोगैस वाला पढ़ा था, एंड प्लास्टिक वाला रोड वाला भी पढ़ा हुआ है। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत अच्छी, और अगर ऐसा करके हम जो वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सके, मैनेज कर सके, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच मैडम। यूटिलाइज करना, जैसे ये साइड पे ये नालों के अंदर से कैसे इकट्ठा करना पानी, ये सारी डिटेल्स पढ़ी थी, पर मेरे को इस समय एकदम इमीडिएटली रिकॉल नहीं हो रहा कि वो बिन्स के अंदर जो सा था पानी इकट्ठा हो जाता था, निकल के गंद तो सारा वो निकल जाता, फिर पानी को वो किस तरह से नलका जब खोलते थे ऊपर से ये टी स्टॉल वाले, तो पानी खींच के ऊपर आता था, हवा के साथ नीचे से पंपिंग होती थी, और बीच में उन्होंने जालियां लगाई हुई थी जिसके द्वारा वो जितनी गंद वगैरह होता था वो सारा निकल जाता था। तो ये जो सा पानी वो चाय के लिए इस्तेमाल करते थे, पर ये मेरे को एग्जैक्ट इसकी मीनिंग नहीं समझ आया था, पर मैंने ये वहां पे जरूर अपना अप्लाई कर दिया था। लेकिन ये बहुत अच्छा है मैम, ये फिल्ट्रेशन की तरह डिफरेंट सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद, और वो फिर वो पानी निकलता है, वो साफ हो जाता है और साफ आता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस श्योर आपने शेयर किए, और बहुत यूजफुल है सारे टेक्निक्स, ये सारे आइडियाज, एंड आई एम श्योर इनको अगर हम सब इसी डेडिकेशन के साथ करें, जैसे आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है, आप जब बता रही हैं तो बहुत एनर्जी के साथ और बहुत एंथुजियाज्म के साथ बता रही है, तो वो खुशी दिख रही है आपकी बातों में। तो आई एम ग्लैड कि आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और हम सबको इस तरीके से जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब एडुकेटर हैं, टीचर हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम कई बार रोल मॉडल और आइडल होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसा हम करते हैं वैसे हमारे बच्चे, चाहे घर के हो या स्कूल के हो, वो सीखता है। सो थैंक यू सो मच मदान मैम, इट इज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। और कोई टीचर, कोई एजुकेटर्स अपने एक्सपीरियंसेस से कोई क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे? ओके, तो मुझे सुनने के लिए, इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे स्कूल खुलेंगे, आप स्कूल जाएंगे, तो इन नवाचारों में से वो नवाचार जो आपको बेहतर लग रहे हैं उनको आप जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अपने समाज, अपने देश के प्रति कुछ बेहतर कर सकें, या जो बेहतर हम कर रहे हैं उसको हम और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे विदा लेता हूँ, और सोमवार 11 बजे इसी टाइम पे फिर हम मिलेंगे, और फिर कोई दूसरे इनोवेटिव आइडिया पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। थैंक यू।